पहले मैं चाह रहा हूं इसी पर कमेंट करिए। ये बीजेपी देखिए, मानना पड़ेगा आपको, तारीफ करनी पड़ेगी, हर बार नारे ऐसे ही देती है, कैची। शुरू से याद करिए, 14 से मैंने दिखाया ना अभी, अब की बार मोदी सरकार, कैसा जुबान पर चढ़ा, अच्छे दिन। फिर 19 वाला, फिर एक बार मोदी सरकार, इस बार आया है तीसरी बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। आशुतोष, कैसा लगा नारा? ये मुझे कुछ आम आदमी पार्टी जैसा नारा लग रहा है जो 2020 में विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने कहा था, अब की बार केजरीवाल सरकार। तो चुनाव के दौरान राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे के नारों को लेती हैं और उसका इस्तेमाल भी करती हैं। मुझे इन नारों में बहुत ज्यादा भरोसा नहीं होता। चुनाव को लेकर जो तैयारियां होती वो इंपॉर्टेंट होती है, और उसको उस संदर्भ में 400 सीटों की जो बात अमित शाह जी ने की है, तो आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के दौरान उन्होंने क्या कहा था। बंगाल में इस बार 200 सीटों का टारगेट था, कितनी सीटें आई? तो राजनीति में इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए, उनके सामने एक टारगेट रखने के लिए तमाम राजनीतिक दल इस तरीके के टारगेट रखते हैं, और इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, और ये पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। लेकिन क्या वाकई में उतनी सीटें आने वाली हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी आज की तारीख में 400 सीटें लेके आ सकती है? अगर आप मैथमेटिकली देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक बिल्कुल असंभव सी स्थिति है, क्योंकि कम से कम 6 राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी के लिए 135 में से पिछली बार सिर्फ कितनी सीटें आई थी? 14 सीटें आई थी 135 में से। और ये राज्य कौन थे? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्रा, पंजाब और उड़ीसा। अब 14 नहीं, 135 में 114 सीटें आई। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने आंकड़ों को दुरुस्त करने वाली, पिछली बार 0 सीट आई थी, तमिलनाडु में 1 सीट आई थी, तेलंगाना में 4 सीट आई थी, आंध्रा में 0 थी, पंजाब में 2 थी, उड़ीसा में 7 थी। पिछली बार तो इनका अकाली दल से गठबंधन पंजाब में था तो 2 सीटें आ गई। क्या इस बार 4 सीटें लेके आने वाले अगर अकेले चुनाव लड़ते हैं? तो नारे बहुत अच्छे, नारों में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पिछली बार जब महाराष्ट्र के अंदर और बिहार, ये 2 राज्य थे, 48 सीटें महाराष्ट्र में थी, उसमें से 23 सीट बीजेपी लेकर आई थी। बिहार में 40 में से 22 सीट बीजेपी लेकर आई थी। लेकिन पिछली बार जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी के बीच में गठबंधन था। पिछली बार शिवसेना इंटैक्ट थी और बीजेपी से उसका गठबंधन था। तब उनको महाराष्ट्र और बिहार के 88 सीटों में से 45 सीटें आई थी। आज की तारीख में क्या बीजेपी टूटी हुई शिवसेना और टूटी हुई एनसीपी के साथ अपने उस पुराने प्रदर्शन को महाराष्ट्र में दोहरा सकती है? अपने आप एक बड़ा सवाल है। और बिहार में तो आज की तारीख में उसका गठबंधन किसी के साथ नहीं है। जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल, 7 पार्टियों का गठबंधन एक तरीके। क्या अभी भी बीजेपी 22 सीट लेके आ सकती है? ये अपने आप एक सवाल है। क्या बीजेपी उड़ीसा के अंदर अपनी सीटों को इंप्रूव कर सकती है? अपने आप एक सवाल है। तो 400 सीटें मुझे तो किसी तरीके से स्पष्ट नहीं लगता। हाँ, बहुमत के आंकड़े की बात की जाए तो वो एक पॉसिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ओके। और ये नीतीश और खड़गे को अगर संयोजक और अध्यक्ष बनाया जाता है इंडिया गठबंधन का, आपको लगता है बीजेपी के उस सवाल का जवाब इंडिया गठबंधन दे पाएगा? मोदी के सामने कौन? देखिए, चाहे आप क्या कहते हैं, नीतीश कुमार को बना दीजिए कन्वीनर या फिर खड़गे साहब को बना दीजिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। फर्क इस बात से पड़ेगा कि जो भी कन्वीनर है और जो बाकी के 28 पार्टियां हैं, क्या वो एक सुर में एकजुट होकर एफिशिएंटली लड़ सकती है या नहीं लड़ सकती? अगर पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली गलौज की भाषा में बातचीत करेंगे, और अगर बंगाल के अंदर ममता बनर्जी और कांग्रेस एक दूसरे पर हमले करेंगे, अगर महाराष्ट्र के अंदर संजय राउत कहेंगे कांग्रेस पार्टी को 0 से शुरुआत करनी है, तो आप किसी को भी बना दीजिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। गठबंधन तब कारगर होता है जब एक सुर में बातचीत करता है। बिल्कुल सही है। वैसे गठबंधन की पॉलिटिक्स की आदत बीजेपी को भी है और कांग्रेस को भी है। बीजेपी भी 6 साल सरकार चला चुकी है अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में, और मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 10 साल कांग्रेस भी चला चुकी है। तो ऐसा नहीं कि गठबंधन की पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में होती नहीं, होती है। लेकिन जब एक सुर में बात करेंगे, एक साथ बैठ के बात करेंगे, लोगों के बीच में विकल्प पेश करेंगे, विजन रखेंगे, तब लड़ाई होगी। अदरवाइज तो आप किसी को बना दी, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आशुतोष, एक और आइडिया नीतीश कुमार ने छोड़ा है जो हमारे पास खबर आई है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव करा लिया जाए, उसमें हमको फायदा हो सकता है। जबकि बीजेपी हमेशा से मानती आई है कि लोकसभा की आंधी में विधानसभा चुनाव अगर कराया जाए तो बीजेपी को फायदा होता है। किसको फायदा होगा आशुतोष अगर दोनों चुनाव एक साथ हुए बिहार में? तो अब देखिए, ये मेरे लिए इस पर टिप्पणी करना ठीक नहीं होगा, लेकिन अगर आप उड़ीसा का उदाहरण देखिए, उड़ीसा में लोग लोकसभा के लिए बीजेपी को भी वोट करते हैं,
लेकिन जब विधानसभा का प्रश्न आता है तो लोग सिर्फ बीजेपी को वोट करते हैं। तो हिंदुस्तान का वोटर इतना समझदार है कि राज्य में उसको कौन सी सरकार चाहिए और लोकसभा के लिए नेशनल लेवल पे उसको कौन सी सरकार चाहिए। तो ये दांव उल्टा भी पड़ सकता है और ये उल्टा सही भी हो सकता है। आप जैसे देखिए 2004 में सब कुछ अच्छा चल रहा था बीजेपी के लिए, बीजेपी ने कहा कि 6 महीने पहले चुनाव करा देते, हमारी स्थितियां बहुत अच्छी, हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या हुआ? बीजेपी हार गई, 10 साल सत्ता से बाहर रही। तो ये वो दांव होते हैं जो राजनीतिक खेलते हैं। हमारे आपके लिए शायद उस पर कोई टिप्पणी कर पाना बहुत ही जिम्मेदारी के साथ संभव नहीं हो पाएगा।